ओके बेटा, तो हमें अभी फिलहाल रेडिएशन में जो पार्ट हम लोग ने पढ़े थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और एमिसिव पावर, इनसे रिलेटेड हम लोग को अभी न्यूमेरिकल्स देखना है। थोड़ा सा एक फास्ट ट्रैक में अगर रिवीजन करें, हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने जब हीट ट्रांसफर में रेडिएशन का पार्ट स्टार्ट किए थे, हमने देखे थे रेडिएशन क्या होता है ना। रेडिएशन ये होता है कि जब हीट का ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती और ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ओके, फिर हम लोग जब रेडिएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, हमने कहा जब किसी बॉडी पे हीट इंसिडेंट होती है, तीन एक्टिविटीज होती है। सम पार्ट ऑफ हीट गेट्स एब्जॉर्ब, सम पार्ट ऑफ हीट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ द हीट गेट्स ट्रांसमिटेड। कुछ बॉडीज ऐसी होती है उस पर आप जितनी हीट इंसिडेंट करते हो वो पूरी की पूरी हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेचर में देखा जाए तो 100% तो ऐसा कोई नहीं है, हाँ, बट नियरेस्ट अप्रोच किस चीज का है ना, फेर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, है ना। सॉरी, लैम्प ब्लैक नेचुरली और आर्टिफिशियली फेर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, फिर हम लोग ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है, गौर से सुने बेटा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर कहां से लेकर कहां तक के इसके पास फ्रीक्वेंसीज है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो मैंने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी लिया, ब्लैक बॉडी, उस पर हीट इंसिडेंट किया। ब्लैक बॉडी ने क्या करी, उस हीट को एब्जॉर्ब करी, पूरा एब्जॉर्ब करके अपने आप को गर्म कर लिया। फिर उसके बाद उसने क्या करी, हीट रेडिएशंस को इमिट करी, है ना, हीट रेडिएशंस को इमिट करी। तो जब उसमें से हीट के रेडिएशंस बाहर निकल रहे थे, मैं एक को देखना चालू किया कि मैं इसकी वेवलेंथ क्या है। तो जब मैंने एक एक की वेवलेंथ देखना चालू किया मैंने, तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा वही रेडिएशन बाहर निकला है, सबसे ज्यादा वही वेवलेंथ वाली रेडिएशन बाहर निकली है, उसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर मैं लोहे को गर्म कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद वो मुझे लोहा लाल कलर का नजर आता है, तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें से कौन कौन से रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं। आप कहेंगे सर सारे निकल रहे हैं, उसमें से अल्ट्रा वायलेट भी निकल रहा है, उसमें से इंफ्रारेड भी निकल रहा है, उसमें से ग्रीन कलर का भी रेडिएशन बाहर निकल रहा है, ब्लू कलर का भी रेडिएशन बाहर निकल रहा है, मगर सबसे ज्यादा कौन सा निकल रहा है, रेड कलर का। वहीं बहुत ज्यादा गर्म करने पे मान लो वो थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो गया। तो मैंने बोला कि अब कौन सा, तो अभी भी आप बोलेंगे सारे के सारे निकल रहे हैं, है ना, मगर आपने क्या नोटिस किया, बोले भैया अब सबसे ज्यादा एमिसिव पावर किसका है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ का सबसे ज्यादा एमिसिव पावर। तो हम क्या नोटिस करते हैं, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एमिसिव पावर वाला वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कम कम होती जाती है ना। जब टेम्परेचर थोड़ा कम था, गर्म हो चुका था रॉड अच्छा खासा, थोड़ा कम था टेम्परेचर, तो वो रेड कलर का नजर आ रहा था, यानी रेड कलर की वेवलेंथ बाहर निकल रही थी सबसे ज्यादा। और गर्म करिए तो थोड़ा येलो कलर की तरफ चला गया, और गर्म करे ग्रीन कलर की तरफ चला गया, और गर्म करे ब्लू कलर की तरफ चला गया। तो आप क्या नोटिस कर रहे, जैसे जैसे टेम्परेचर के बढ़ रहा, आप क्या नोटिस कर रहे, वेवलेंथ कम 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 होते जा रहा है ना। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस चीज को देखो, पहले जो साइंटिस्ट लोग थे ना सिर्फ देखे अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, मगर इसके लिए कोई साइंटिफिक मतलब मेथड नहीं था कैलकुलेशन के लिए। तो वेन ने अपने एक इक्वेशन बताया जिसको कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वेवलेंथ की, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसका एमिसिव पावर मैक्सिमम होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। उसको मैथमेटिकली फिर उन्होंने बताया कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू अपन बी बाई टी करके लिख सकते हैं, जहां पर बी क्या होता है बेटा, वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको दी गई, मैंने जो लिखा था ये था 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा वैल्यूज, तो बोले ये होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला आने के बाद फायदा क्या हुआ हमारे लिए, बोले हमारे लिए ये फायदा हुआ कि जो दूर दूर के जो स्टार्स है ना, हम यहाँ घर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं उनका टेम्परेचर क्या है। वहां से आने वाले रेडिएशन का सिर्फ आपको क्या करना है, वेवलेंथ की वैल्यू डाल देने का है फॉर्मूले में, है ना, और आपको वो बैठे बैठे घर बैठे बैठे बता देगा उसका टेम्परेचर कितना है। आई बात समझे। और अब हमें उसी बारे में देखना है। हाँ, जब हम लोग ये पढ़ने जा रहे थे, हम लोग ने एमिसिव पावर के बारे में पढ़ा था। एमिसिव पावर क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय एनी पर्टिकुलर बॉडी। तो उसको हम लोग कहते हैं एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। और जब एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी को ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से डिवाइड किया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। और हमें अभी जो प्रॉब्लम्स लेना है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लेना है।
तो जैसे कि हमारे सामने बहुत पहला आंसर एक क्वेश्चन आया है कि फाइंड द वेवलेंथ एट विच बॉडी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी, मतलब आप उस वेवलेंथ को ढूंढ के निकालो जहां पर बॉडी सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी देगी। अगर उसका टेम्परेचर कितना बेटा 227 डिग्री सेल्सियस। अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो, बाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, पी बाई टी। अच्छा, बी कितना है 2.898 इंटू 10⁻⁻3। अगर आपको याद होगा स्टेटमेंट, तो मैंने आपको याद दिलाया उस टाइम, मैंने गौर फरमा के बोला था कि याद रखो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को आपको केल्विन स्केल में मेंशन करना है। बात समझ में आई सभी को? तो भले ही आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, मगर आपको उसे केल्विन स्केल में मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो कितना होगा फिर वो 227 प्लस 273 कितना हो जाएगा 500। दैट्स करेक्ट, 500। अब चलिए बताइए फिर मुझे कैलकुलेशन करके, ये आसान है फिर 5 से डिवाइड करना या 0.2 से मल्टीप्लाई करना। डिवीजन मुश्किल जा रहा तो मल्टीप्लाई करो, 10 का पावर -5 चढ़ेगा इधर, और 5 0.5, 5 5 ज्यादा ना, फिर बचे 3 9 7, फिर बचा 2, फिर 5 0.575। आंसर क्या था 5796 है, सॉरी। तो लैम्बडा एम की जो वैल्यू निकल के आएगी 0.5796 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स, ये वेवलेंथ निकल के तुम्हारा आएगा। तो इस वेवलेंथ की रेडिएशन तुमको सबसे ज्यादा नजर आने वाली वहां पे, इसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा रहेगा। आया समझ में? चलो अगला वाला भी कुछ ऐसे ही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन assuming that surface temperature of the sun is 5800 Kelvin। once again सेम मेथड वाला एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया आपको पता लगाना है बाय वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी बाय टी। बी क्या है 2.897 इंटू 10⁻⁻3। ओके, टेम्परेचर उसने ऑलरेडी मेंशन किया है भैया, कितना है 5800। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन मुझे नीट में आता तो मैं 5800 को 5.8 मतलब 5.8 को 6 में कन्वर्ट कर डालता। 5800 को पहले 5.8 में कन्वर्ट करता, डेसिमल को सरका के, फिर 5.8 की जगह अप्रोक्सीमेशन में 6 लेता और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मैं आंसर बताता था नीट में। और निकालो अभी फिलहाल क्या आएगा। (4.995 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स, यानी कि 499.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, 409.5 नैनोमीटर्स। अब बाद में ये पूछता है कि ये कौन से कौन से स्पेक्ट्रम में आता है। क्या ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आता है, क्या ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आता है। उसके लिए आपको रेंजेस की वैल्यू मालूम होना चाहिए। सर हमें याद तो नहीं अभी, तो डोंट वरी, जब आप आगे जाएंगे एनसीईआरटी 12th में एक चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें पूरा टेबल दूंगा मैं आपको बना के, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। वैसे एक काम करूंगा मैं, कॉपी वॉपी बना के आपको पहले दे दूंगा ताकि आप लोग उसको याद करो, अभी से चालू कर दो याद करना, क्योंकि वो रेंजेस याद होना जरूरी होता है। तो ऐसा है कि आपको मालूम होना चाहिए 4000 एंगस्ट्रॉम या 400 नैनोमीटर से लेकर 700 या 7500 नैनोमीटर के आसपास तक जो होता है रेंज, वो विजिबल स्पेक्ट्रम का होता है। और देखो 400 से ऊपर है, 500 नैनोमीटर के आसपास जा रहा नहीं, 400 और 700 के बीच में आ रहा नहीं, 750 के बीच में, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे
This lie in visible spectrum. This lie in visible spectrum, है ना। और अगर वेवलेंथ 400 से थोड़ी सी कम आती तो मैं बोलता ये कौन सा स्पेक्ट्रम होता, अल्ट्रावायलेट, है ना। 750 से थोड़ी ऊपर आती, 800 900 के आसपास आती तो मैं क्या बोलता है, इंफ्रारेड। ठीक है, आया समझ में आपको? दैट्स इट। फिर आया है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ 6000 जूल इज रेडिएटेड इन 5 मिनट्स बाय अ बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। बहुत आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। द एनर्जी ऑफ 6000 जूल मतलब हीट रेडिएशन कितना है, 6000 जूल का, कितनी देर में, 5 मिनट में, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स में। ओके, एक बॉडी से निकल रहा है जिसका एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 रेज टू पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो उसने बोला एमएसिव पावर ऑफ दैट बॉडी क्या आएगा, पता लगाइए। एमएसिव पावर ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला है Q अपॉन 80। Q की वैल्यू क्या है, 6000 जूल। एरिया कितना है, 10 रेज टू पावर -2। टाइम कितना लग रहा है, 5 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, देखो एक जीरो गया, एक जीरो गया, 6 1 जा 6, 100 जा, 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 20। 20 इंटू 10 रेज टू पावर +2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2000 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या वैट पर मीटर स्क्वायर आप इसको कह सकते हैं, या फिर वैट पर मीटर स्क्वायर। एमिसिव पावर का फॉर्मूला याद रखना। ओके, तो यहां हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया है, द एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। तो एक स्फीयर दिया गया है जिसका एरिया आपको दिया गया है 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उससे निकलने वाला एमिसिव पावर कितना दिया हुआ है, 0.5 किलो कैलोरीज पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसने बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इन द टाइम पीरियड ऑफ 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड में उसमें से कितनी हीट रेडिएशन बाहर निकलेगी, आपको वो पता लगाना है। ओके बेटा, बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जानते हैं कि एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन 80, है ना। अब Q को छोड़कर सबको उधर ट्रांसफर करो, देखो Q इज इक्वल टू E इंटू A इंटू T। अच्छा ठीक है, एमिसिव पावर क्या है, 0.5। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको जूल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्या, जी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आंसर किलो कैलोरीज में ही चाहिए। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे गौर से तो देखो क्या दिया है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इन किलो कैलोरीज, है ना। तो इसीलिए उसको एज इट इज मेंटेन करेंगे। अच्छा, एरिया 0.002, नॉट 00, जस्ट 02, टाइम 20 सेकेंड्स। देखो साफ है, 0.5 20 से मल्टीप्लाई होगा उसको 10 बना देगा, 0.5 मतलब 1/2 होता है ना, 10 बना देगा। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 0.2 किलो कैलोरीज, 0.2 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग
graph is maximum frequency temperature graph for perfectly black body. For perfectly black body? Question mark. M is the frequency of radiation with maximum intensity. Maximum intensity. And capital T is absolute temperature. And capital T is absolute temperature. और वो ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिया है बना के, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, टेम्परेचर केल्विन में, सी कर्व है, ए कर्व है, बी कर्व है, और फिर उसके बाद डी कर्व है। क्या लगता है इनमें से कौन सा ग्राफ, चार ग्राफ दिए ए बी सी डी वाला, तो इनमें से बोल रहा है कि अगर मैंने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लिया, कौन सी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी म्हणजे काय, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे एमिसिव पावर सबसे ज्यादा हो। तो अगर वाई एक्सिस पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो कौन सा ग्राफ इनमें से सही रिलेशन बताते हैं। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर के बीच। ये इंपॉर्टेंट आया था, इस टाइप का कुछ आ सकता है, सोचो। देखो आपके पास फॉर्मूला है लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू बी बाई टी। लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू बी बाई टी। इधर ध्यान दो, वेवलेंथ है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेव्स कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर। देखो बेशक आपका हो, अभी वेव्स चैप्टर हुआ नहीं, तो इसी वजह से एक फॉर्मूले से आप अनजान है। वो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। ये मैकेनिक्स में मतलब वेव्स में ये आता है। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, n स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्बडा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ। अब जैसा कि अगर मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूं, कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को वैक्यूम में c से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को नू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेवलेंथ तो इसी तरह से होता है। तो लैम्बडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, c बाय नू। लैम्बडा की जगह क्या लिख सकता हूं, c बाय नू। तो फिर मैं यहां लिखूंगा देखो लैम्बडा की जगह लिखा गया c बाय नू, दैट इज इक्वल्स टू b बाय टी। अब इस इक्वेशन को देख के साफ समझ में आ रहा है कि t इंटू सी इज इक्वल्स टू b इंटू नू एम। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि नू एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नू एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर ये ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस हिसाब से कौन सा वाला सही रहेगा, फिर सी ग्राफ, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा हेंस कर्व सी शोस करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। कर्व सी शोज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। कर्व सी जो है एकदम सही रिप्रेजेंटेशन आपको देगा। आई बात समझ में आपको, है ना। तो दिस इज इट, ये हमारा इसका आंसर था, लिख लो।
तो ध्यान दीजिए बेटा, एक छोटा सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस है बहुत है, बोर्ड एग्जाम में तो पक्का आएगा ये। तो इसमें दिया है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ, हमको देखना है। असल में ये क्या है, एक ऐसा लॉ है जो ये मैथमेटिकली साबित करता है, मैथमेटिकली ये साबित करता है कि जो बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर है, जो बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर है वो उतनी अच्छी एमिटर भी है। यानी जितना उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा उतना ही उसका क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी रहेगा। यहां पर दो टाइप के स्टेटमेंट्स बन के आते हैं, हम वो दोनों टाइप के स्टेटमेंट कवर करेंगे और उसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट क्या कहता है पहला, at a given temperature, at a given temperature, comma, the ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature for all wavelengths, at the same temperature for all wavelengths, that is E upon A is equals to EB. तो E अपॉन A इक्वल्स टू EB। तो ये पहला स्टेटमेंट हुआ। इसने क्या किया, कहा कि एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसका रेशियो, एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रेशियो, ये ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर एट ऑल वेवलेंथ्स। मतलब ऑर्डिनरी बॉडी का भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये इसमें कुछ खास समझ में नहीं आता, मगर अगले स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत इजीली समझ में आता है। बोले कैसे, देखो, और मेरे पास अगला स्टेटमेंट ये क्या कहता है, तो अगला स्टेटमेंट ये कहता है, फॉर अ बॉडी emitting and absorbing thermal radiation, emitting and absorbing thermal radiation in thermal equilibrium, in thermal equilibrium comma the emissivity is equal to absorptivity. Emissivity is equal to absorptivity, that is coefficient of absorption for a given wavelength is equals to coefficient of emission for that particular wavelength। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आता है, ये साफ तौर पे समझ में आता है कि इसने एक पर्टिकुलर बॉडी के कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को इक्वेट कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या बताता है,
कि तुम इस बॉडी पे इतनी हीट इंसिडेंट करोगे तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या बताता है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के मुकाबले ये कितनी हीट इमिट कर सकता है। तो ये हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, आई बात समझ में आपको? ये दोनों इक्वेट होता है। फिर आप बोलेंगे सर ये तो बहुत अलग अलग आ रही ना चीजें, वो मैथमेटिकली इधर अलग आ रहा है, वो मैथमेटिकली अलग आ रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, वो सेम ही है। देखो आप साइड में बताता मैं आपको, ए इक्वल्स टू ई बोला है ना, ई को क्या लिख सकते हैं आप? एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब एक काम करो, ईबी को उधर लेके चले जाओ और ए को इधर ला लो। तो ईबी को इधर लेके आ गए, ई बाय ए, है ना। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं यहाँ पर, है ना, क्या नजर आया आपको कि भैया वही वो इक्वेशन से ये इक्वेशन बनती है ना। तो बात एक ही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब हमको जाना है इसके थ्योरेटिकल प्रूफ में। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं थ्योरेटिकल प्रूफ। थ्योरेटिकल प्रूफ मैं बहुत डिटेल में नहीं लिखने वाला क्योंकि नोट्स में वो सब कुछ मौजूद है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा। तो मेरे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर है सबसे पहले। ओके, व्हाट इज दिस? कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। ओके चलो ठीक है, मान लिया। उसमें लटकाया है मैंने एक ऑर्डिनरी बॉडी और साथ ही साथ एक ब्लैक बॉडी। तो ये ऑर्डिनरी बॉडी ओ और ये है बेटा ब्लैक बॉडी बी। कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर मतलब भैया इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब कांस्टेंट रहने का मतलब ये हुआ कि भैया ये बार बार वैरी नहीं करेगा, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वैरी करेगा जब आपस में हीट एक्सचेंज चालू है। मतलब समझा नहीं? मान लो एनक्लोजर मतलब ये सराउंडिंग, ये जो कंटेनर था इसका टेम्परेचर अलग था, ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर अलग था, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अलग था। तीनों को आपने एक साथ सेट किया, तीनों को आपने एक साथ असेंबल कर दिया। अब होगा क्या? जो सबसे ज्यादा गर्म है वो क्या करेगा? हीट देगा। जो सबसे ज्यादा ठंडा है वो क्या करेगा? हीट लेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक के तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जब ये तीनों का टेम्परेचर सेम हो गया मतलब एनक्लोजर का भी टेम्परेचर कैसा हो गया? कांस्टेंट। इसीलिए कहा गया कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। और ऑर्डिनरी बॉडी का भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। हम लोग ये बोलते हैं कि अच्छा, हमारा अक्सर ये कहना आता है कि अब ये हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हीट का एक्सचेंज अभी भी चालू है, हीट का एक्सचेंज अभी भी चालू है। मगर बोले सर अगर हीट का एक्सचेंज चालू है तो फिर टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। मामला ये है जितना आप हीट ले रहे हो उतना आप हीट दे भी रहे हो, है कि नहीं। अगर मेरे पास मान लो अल्लाह करे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है कि नहीं, और भैया ऐसा हुआ कि चलो भाई किसी बिजनेस के थ्रू मैंने 10 करोड़ कमाया, है ना, और मैंने 10 करोड़ दान में दे दिया। शायद ही पॉसिबल है ऐसा, बट बोलने को क्या जा रहा, 10 करोड़ दान में दे दिया, 10 करोड़ आ रहे 10 करोड़ दान में दे रहा, 10 करोड़ आ रहे 10 करोड़ दान में दे रहा। मेरे पास जो प्रॉपर्टी रहेगी 100 करोड़ वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो वो फिक्स वैल्यू रहेगी, वो बदलेगी नहीं, है ना। ऐसा बोल बोल के खुश हो जाते हैं अपन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है कि। तो भाई कैसा है कि हम लोग ने क्या देखे कि जितनी हीट आ रही उतनी हीट वो चले भी जा रही। दैट्स वाई हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि भैया इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो चलो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए पहले आप स्टडी करेंगे। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी amount of heat absorbed per unit time per unit area इज इक्वल्स टू, मान लो A इंटू क्यू। ये ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब करता क्या? जितनी आप उस पर हीट इंसिडेंट कर रहे हो वो पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब करता क्या? नहीं। मान लो Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द ऑर्डिनरी बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। आप इमेजिन करके चलो Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन ऑर्डिनरी बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया।
तो उसमें से पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी क्या? नहीं, ऑर्डिनरी बॉडी की इतनी औकात नहीं है, तो वो जितनी उसकी औकात है उसके हिसाब से एब्जॉर्ब करेगा। तो बोले उसकी औकात कौन बताता? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। अगर 1 है तो बोले 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर 0.5 है तो आधी एब्जॉर्ब करेगा, अगर 0.25 है तो बोले 1/4 एब्जॉर्ब करेगा, वैसा। अच्छा ठीक है, मान लिया। मैं बोलूंगा ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट emitted by ordinary body per unit time per unit area। तो ऑर्डिनरी बॉडी कितनी हीट इमिट करेगा, पहले क्या बताया थे अपन ने? एब्जॉर्ब, अब क्या बता रहे? इमिट। तो कितनी हीट इमिट करेगा बेटा, इधर ध्यान दो ना रे यार। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी हीट इमिट करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी, है ना। अरे डेफिनेशन क्या है किसी एमिसिव पावर का? अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय एनी पर्टिकुलर बॉडी। तो बोले ये तो एमिसिव पावर हो गया, है ना। मैं बोलूंगा सिंस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, क्योंकि भैया हम क्या देखते हैं थोड़ी देर के बाद, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। तो मैं बोलूंगा रेडियंट हीट emitted is equals to radiant heat absorbed। रेडियंट हीट एमिटेड इज इक्वल टू रेडियंट हीट एब्जॉर्ब। एमिटेड हीट कितना है भाई? एमिसिव पावर E, और कितना एब्जॉर्ब हुआ? A इंटू क्यू। इक्वेशन नंबर 1। तो हमने कहा कि देखो भाई, क्योंकि 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 टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तुमको जितनी हीट मिल रही है तुम उतनी हीट को क्या कर रहे हो? दान दे रहे हो, बाहर लेके जाओ, है कि नहीं? उसकी वजह से क्या हो रहा? टेम्परेचर कांस्टेंट है। इन केस अगर वो ज्यादा हीट लेता और कम देता तो क्या होता? उसके पास बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, है ना। अरे भाई 100 जूल दे रहा है, 80 जूल दे रहा है, तो 20 जूल उसके पास रह जा रही है ना, हीट रह जा रही, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, है कि नहीं। अब मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 10 करोड़ मेरे पास आ रहे, मैं सिर्फ 6 करोड़ वापस दान कर रहा, 6 करोड़ ज्यादा दे दे रहा, 2 करोड़ दान कर रहा, 8 करोड़ रह जा रहे मेरे पास, 18। अब मेरे पास कितनी होगी प्रॉपर्टी? 108 करोड़, है ना। फीलिंग अच्छी आती है कि नहीं। फिर और आ जा रही 10 करोड़, मैंने बोला लो 2 करोड़ दान में दिया, 8 करोड़ मैंने रखा, अब कितनी हो गई? 116 करोड़। हर हफ्ते अल्लाह करे ऐसे ही हो बस अल्लाह 5 करोड़ दूंगा दान तो खैर ये इस तरह से आपने देखा कि आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हैं। हाँ अगर ज्यादा दे रहे हैं अब तो क्या हो जाएगा? है 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, है ना, मेरे पास 10 है, मैंने 15 दान दिया, मेरी प्रॉपर्टी कितनी की रहेगी? 95 करोड़ की। फिर से 10 आए मेरे पास, मैंने 15 दान दिया, अब कितने हो गए? हाँ कितने हो गए? 10 आए थे 10, 10 आए तो 10 भाई, अब 190 हो जाएगा, तो 190 करोड़ हो जाएगी मेरी प्रॉपर्टी। तो भाई आप क्या दे रहे? 5-5 करोड़ से कम होते जा रही है यहाँ पर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पर इस तरह से कि अगर हीट ज्यादा इमिट करेगा तो हीट टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हीट कम इमिट करेगा टेम्परेचर अप हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? जितनी मिल रही है उसको उतनी वो दे रहा है दान। अब ये सेम चीज आप काय के लिए देखेंगे? ब्लैक बॉडी के लिए। ये वाला हो गया ना पार्ट। ये सेम खेल आप देखेंगे ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर ब्लैक बॉडी। ओके चलो ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। तो ब्लैक बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? फिर से वही खेल, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अगर मैं मान के चलूं मैंने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी पे जो हीट इंसिडेंट किया है वो मान लो कैपिटल क्यू है, तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? ब्लैक बॉडी बड़ा बेशरम है, उसको जितना मिलता वो पूरा रख लेता, है ना। तो भैया ये ठीक है नहीं, आपको दावत में बुलाया मैंने, है ना, मैंने आपके सामने कुछ सर्व किया बेहतरीन, कुछ मान लो फॉर एग्जांपल एक अच्छे बेहतरीन आइसक्रीम सजी हुई ठंडी, है ना, उसमें अच्छा खासा उसमें जान दो तो खैर अब मैंने ये सोचा था कि भैया आप लेंगे एक स्पून उठा के आप लेंगे, आप बोले ठीक है ट्रे की ट्रे रख लिया आपने पूरी की पूरी, है कि नहीं। तो वैसे ही बोगे ब्लैक बॉडी जितनी आप दोगे पूरी की पूरी रख लेगा, है कि नहीं।
फिर मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड या एमिटेड बोल सकते, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया बाय अ ब्लैक बॉडी। अरे भैया ये जो आप बता रहे हैं ना कि अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये तो एमिसिव पावर हो जाएगा ब्लैक बॉडी का, है ना। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, सिंस, फिर अगेन मैं बोलूंगा सिंस टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट, क्योंकि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जितनी हीट वो इमिट कर रहा है वो उतनी किसके बराबर आएगी, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 ले सकता हूं मैं। हाँ वो बोले बिल्कुल सही, सॉरी क्यू आएगा नहीं, हाँ क्यू अमाउंट ऑफ हीट उस पर इंसिडेंट हुआ था। अच्छा ठीक है चलो, अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 नहीं, क्या इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर डालो। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करूंगा अगर मैं, तो यहां पर ई अपॉन ई बी आ जाएगा, ई अपॉन ई बी, और वहां क्या आ जाएगा, ए इंटू क्यू अपॉन क्यू, क्यू और क्यू हो जाएगा कैंसर, जिसको सिर्फ आप ए बोल सकते हो, है ना। अब ई अपॉन ई बी क्या होता है, एमिसिविटी। तो देखो ये दूसरे नंबर का स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया, और इसको अगर मैं ए को इधर ला लू, ईबी को इधर फेंक दू, तो ई अपॉन ए इज इक्वल टू ईबी, ये पहले नंबर के स्टेटमेंट का प्रूफ हो गया, मैथमेटिकल प्रूफ। तो ये बताता है भैया किरचॉफ्स लॉ क्या बता रहा है, जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी है। ये मैथमेटिकली प्रूफ हुआ कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हर बॉडी का कैसा होता है, सेम होता है। आई बात समझ में आपको, दिस वाज किरचॉफ्स लॉ। कल हम लोग देखेंगे स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है, उसके भी कई सारे न्यूमेरिकल्स है, फिर 2 दिन और लगेंगे अपने को कंप्लीट करने चैप्टर को।